हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सिस्टी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कक्षा के लिए उत्साहित होंगे। तो चलिए बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो बच्चों, आज हमारे पास है हमारा पाठ नंबर 11 और बच्चों इसका नाम क्या है? नए साम्राज्य और राज, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं जो नए नए साम्राज्य बने और उनमें कौन कौन से राज्य थे, उन सब के बारे में। तो चलिए परिचय के साथ पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, मौर्य वंश व गुप्त वंश के पतन के बाद दीर्घ काल में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत तीसरी शताब्दी में 3 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्व में गुप्त प्रमुख है। मौर्य वंश के पतन के बाद नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्या परिचय था पाठ का। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर बच्चों, गुप्त वंश की प्रसिद्धि ईसा की 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे महान शासकों के नियंत्रण में हुई। जो गुप्त वंश था ना बच्चों, उसकी प्रसिद्धि कब हुई थी? ईसा की 4वीं शताब्दी में, जिसमें कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे महान महान शासकों के नियंत्रण में यह फूली फली। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 320 से 335 ईस्वी तक चला इसका शासन। तो बच्चों, मगध जो कुषाण युग के दौरान अपनी महत्ता खो चुका था, चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में पुनः प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र से शासन किया। पाटलिपुत्र क्या थी बच्चों? राजधानी थी, जो कि आज हम जिसको पटना बोलते हैं। एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ उनके विवाह ने गुप्त वंश की राजनीतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि की। क्योंकि बच्चों, वो जो राजनीतिक तौर से जिस राजवंश से वो आती है राजकुमारी, वो भी क्या था? बहुत ही मजबूत था। अब चंद्रगुप्त ने इसके प्रभाव का विस्तार प्रयाग, जो कि इलाहाबाद है, अब साकेत, जो कि अयोध्या में किया। इसने महाराजाधिराज की उच्च उपाधि ग्रहण की। ठीक है, उसके बाद बच्चों, समुद्रगुप्त, जो कि 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त। अब बच्चों, यहाँ देखना है आपको कि जो समुद्रगुप्त है चंद्रगुप्त का पुत्र है। उसके बाद वो राजा यानी सम्राट बना है। समुद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा हुआ साम्राज्य विस्तारवादी राजा बना। मतलब उन्होंने भी अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार किया, बहुत दूर दूर तक अपने साम्राज्य की प्रख्याति फैलाई। उसके राज दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विस्तृत उल्लेख किया। अब उसके राज दरबार में जो राज कवि था वो कौन था? वो बच्चों थे कौन? कवि हरिसेन। उन्होंने क्या किया? इलाहाबाद की जो प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने समुद्रगुप्त की जो विजय अभियान, जितने जितने उन्होंने युद्धों को जीता, जितने किलों को जीता, उन सबकी प्रख्याति वो अपने कविताओं में गाया उन्होंने। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर अशोक का अभिलेख है। और बच्चों, जो उनकी प्रशस्ति है उसको उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए कहाँ पर अभिलेख में लिखवाया। और बच्चों, जिस शिला पर अशोक के अभिलेख लिखे हैं, वहीं पर दूसरी साइड क्या हो गया बच्चों? प्रशस्ति लिखी गई चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त की। इस अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान का आरंभ पहले उत्तर व मध्य भारत के राजाओं को हरा करके किया। उसने उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराकर अपने अधीन कर लिया। इससे भयभीत होकर पूर्व के सीमांत राज्य बंगाल, असम तथा नेपाल ने स्वयं ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, डर के मारे। कहीं वो आक्रमण करेंगे तो हमारे राज्य में जान माल की हानि होगी और हमारी जो प्रजा है वो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि हम आपके राज्य में शामिल होना चाहते हैं। इस प्रकार उसने भारत के बड़े भूभाग को सीधे या प्रत्यक्ष रूप में अपने अधिकार में ले लिया था। कभी किसी युद्ध में नहीं हारा। इसी कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है बच्चों। अब इसीलिए वो कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं, इसीलिए उसको किसकी उपाधि दी गई है बच्चों? उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने विजयों के बाद अश्वमेध यज्ञ किया। उसने विजय के बाद क्या किया बच्चों? अश्वमेध यज्ञ किया। जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में समझाया था कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है।
अब देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि 375 से लेकर के 414 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। और बच्चों समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र कौन है बच्चों? चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब जो समुद्रगुप्त था उसका पुत्र कौन बना बच्चों? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने अपने आप को किस रूप में विख्यात किया बच्चों? विक्रमादित्य की उपाधि के साथ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों की जानकारी हमें मेहरौली, मथुरा, सांची, उदयगिरी आदि के अभिलेखों से प्राप्त होता है। वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। केवल अपने परिवार में, अपने राजमहल में ही व्यस्त नहीं रहा, उसने अपने साम्राज्य को आगे तक फैलाया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कुबेर नाग नाम की एक नाग राजकुमारी से विवाह किया था। वह एवं वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था। ठीक है बच्चों, रुद्रसेन दक्षिणी दक्कन पर शासन करता था। वाकाटकों की सहायता से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से समृद्ध एवं शक्तिशाली शकों को हराया। जो शक वंश था उनको हराया। इस कारण उसे शकारी की उपाधि भी दी गई। ठीक है बच्चों, याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। उज्जैन को उसने अपनी दूसरी राजधानी बना। दूसरी राजधानी कौन थी बच्चों? उसकी उज्जैन थी। आगे देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसके काल में बहुत प्रगति हुई। उसने अनेक विद्वानों तथा कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। अनेक जो विद्वान थे और उसने कलाकारों को भी अपने राज्य में संरक्षण यानी कि सुरक्षा प्रदान की। महान कवि कालिदास उसके नवरत्नों में से एक थे। जो महान कवि कालिदास की कृतियां हम पढ़ते हैं, सुनते हैं बच्चों, वो किसके कवि थे? वो विक्रमादित्य के राज दरबार के कवि थे। अमर सिंह ने संस्कृत के एक शब्दकोश की रचना की। चीनी यात्री फहियान उसके शासनकाल में भारत आया, जो एक बौद्ध विद्वान था। ठीक है, कहां से आया? चीन से आया था। उसका नाम क्या था? फहियान आया था। किसके शासनकाल में आया था बच्चों? विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य का उसने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। किस तरीके से उसका साम्राज्य था उसके बारे में विस्तार से बताया। तो बच्चों, चंद्रगुप्त जो द्वितीय की शासन प्रणाली फहियान के अभिलेख के अनुसार वो किस तरीके की थी, आइए जानते हैं। चंद्रगुप्त जो कि द्वितीय चंद्रगुप्त के शासनकाल में एक चीनी यात्री फहियान भारत आया, उसके द्वारा लिखे गए लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख के अनुसार हम जान सकते थे। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। पहला क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन प्रणाली उदार और सुचारू रूप से संचालित थी। उदार थी, कोई कट्टर कठोर नहीं थी। लोगों को अपनी घरेलू संपत्ति का विवरण नहीं रखना पड़ता था अथवा जनपदाधीश के सम्मुख उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इच्छा अनुसार उनके पास जाते थे। इस शासन में गुप्तचरी के लिए कोई स्थान नहीं था। कोई जो छुपा हुआ या गुप्तचर बिल्कुल नहीं था। भूमि का लगान सरकार की आय का मुख्य स्रोत था और यह भूमि उसकी कुल उपज का 6वां भाग था। करों की दरें आसान थी और आयकर मुख्य सुविधा से भुगतान करने में लोग सक्षम थे। सरकारी सेवकों को निश्चित वेतन दिया जाता था तथा घूसखोरी के विषय में कर्मचारियों को जानकारी तक नहीं थी। जो घूसखोरी के विषय थे उनके बारे में जो कर्मचारी को बिल्कुल पता नहीं, सब बहुत ईमानदारी से काम करते थे। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये चित्र है बच्चों किसका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। ठीक है, ये एक महान सम्राट हुए। उसके बाद गुप्त वंश के पश्चात भारत। अब गुप्त वंश के पश्चात भारत की क्या स्थिति रही? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत असंख्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया। वे 3 राज्य जिन्होंने अन्य राज्यों की तुलना में अधिक ख्याति प्राप्त की, वे हर्षवर्धन के कन्नौज का राज्य, वातापी के चालुक्य एवं कांचीपुरम के पल्लव थे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं। तो हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हर्षवर्धन थानेसर, वर्तमान में अब कहाँ है वो? हरियाणा में है, का शासक बना। उसने अपने भाई राज्यवर्धन का सिंहासन ग्रहण किया, जिसने अपनी बहन के पति कन्नौज के शासक का प्रतिशोध लिया, परंतु वह स्वयं ही मारा गया। हर्ष ने थानेसर व कन्नौज के राज्यों को एक कर दिया तथा एवं कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज तुलनात्मक रूप से विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित था, क्योंकि उसकी ऐसी व्यवस्था थी बच्चों, क्योंकि यह उत्तर पश्चिम सीमा के समीप स्थित नहीं था। गंगा के मैदानों से यहाँ बेहतर तरीके से देखरेख की जा सकती थी। अब चीनी यात्री वेनसांग हर्ष के दरबार में अतिथि के रूप में एक अतिथि था।
उसने हर्ष के प्रशासन एवं दरबार के विषय में विस्तार पूर्वक लिखा, बहुत उल्लेख किया। और बच्चों हर्ष के शासन के बारे में जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष आत्मकथा हर्ष चरित में भी उपलब्ध है। दो कवियों ने लिखा, एक बाणभट्ट और दूसरे कौन थे? फाहियान, जो चीनी यात्री था। ठीक है, हर्षवर्धन के राजकवि थे, उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में बहुत कुछ लिखा, पूरा जीवन वृत्तांत। साम्राज्य का विस्तार कैसे किया बच्चों? हर्ष के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी एवं पश्चिम में पंजाब से पूर्व में बंगाल तक था बच्चों, काफी विस्तृत साम्राज्य था। हर्ष ने जीते हुए राज्यों को उनके शासकों के नियंत्रण में तब तक रखा जब तक कि वह हर्ष को नियमित उपहार देते रहे। ठीक है, हर्ष ने दक्कन में भी आक्रमण किया, परंतु वहां नर्मदा नदी के किनारे ऊपर उसे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हरा दिया गया। उसे हरा दिया, किसने हराया बच्चों? हर्षवर्धन को चालुक्य शासक ने। इसका नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय। आप देखिए गुप्त काल की उन्नति कैसे हुई। तो गुप्त काल विभिन्न रूपों में उन्नति की ओर अग्रसर हुआ जो निम्न प्रकार है। जैसे पहले क्या था, उसमें संगीत एवं साहित्य वहां विकसित हुआ। तो गुप्त काल में संगीत को बहुत बढ़ावा मिला। समुद्रगुप्त स्वयं दक्ष वीणा वादक था, जिसका प्रमाण है उसके द्वारा जारी किए गए सिक्के, जिस पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त शासकों के अधीन साहित्य के क्षेत्र में भारत ने महान प्रगति की। यह उच्च संस्कृति और संरक्षण प्राप्त साहित्य का युग था। मतलब जो ये साहित्य और संस्कृति, इसको पूर्ण तरीके से संरक्षण प्राप्त, सुरक्षा। अब गुप्त काल को संगीत का बहुत बड़ा, समुद्रगुप्त थे, वो खुद वीणा बजाते थे, वीणा वादक थे, संगीत लवर थे। ठीक है बच्चों, और सिक्के पर जिस पर उन्होंने वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वो सिक्के जारी किए गए, जिससे पता चलता है कि वो कितने संगीत प्रेमी थे। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। गुप्त शासकों ने संस्कृत को अपनी राजभाषा बनाया तथा शिलालेखों और सिक्कों में इसकी भाषा को उत्कीर्ण कराया। उस युग के बौद्ध लेखक भी प्राकृतिक के स्थान पर अपनी पुस्तकों में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। किसी भाषा का बच्चों? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इस युग को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग को क्या कहते थे बच्चों? संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग, क्योंकि इसमें संस्कृत को बहुत ज्यादा महत्वता दी गई थी। और बच्चों इसमें आप देख सकते हैं, इस चित्र में आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि किस तरीके से चंद्रगुप्त काल के सिक्के, जो कि यहाँ पर बच्चों वीणा पकड़े हुए भी दिखाए गए हैं यहाँ पर। और बच्चों इसमें आप जान सकते हैं किस तरीके से यह संगीत को महत्वता दी जाती थी। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर है कला यानी कि आर्ट। गुप्त काल में मूर्ति कला एवं चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ, बहुत बढ़ावा मिला गुप्त काल में। इस काल में बनाई गई मूर्तियां हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि धर्मों से संबंधित थीं। सभी धर्मों की मूर्तियां थी बच्चों। औरंगाबाद के पास अजंता एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इसी काल में बनी है, इसी शासन काल में, इसी गुप्त काल में बनी है, जिसमें सारी चीजों की झलक हमें देखने को मिलती है। गुफाओं की दीवारों पर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाओं का चित्रांकन किया गया था, इनके रंग आज भी फीके नहीं पड़े। आज भी उनमें जो पद्धतियां, जो मटेरियल यूज किया गया था बच्चों, आज भी वो उसी तरीके से नई दिखती हैं। आइए देखते हैं अब बच्चों साइंस यानी कि विज्ञान। इस काल में विज्ञान का विशेष विकास हुआ। आर्यभट्ट एवं बारहमिहिर इसी समय के महान वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है तथा सूर्य की परिक्रमा करती है। यह बात तब तक कोई नहीं जानता था। दिल्ली का महरौली स्थित लौह स्तंभ आज तक जंग रहित है। यह विज्ञान के विकास का प्रमाण है। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दो चित्रों में जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ये अभी भी सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है उस समय की वास्तुकला का। उसके बाद देखिए बच्चों, धर्म आता है। गुप्त शासक हिंदू धर्म को मानते थे, हिंदू थे, जिनमें अधिकतर वैष्णव थे, जो मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाते। भगवान का अवतार विष्णु को माना जाता था। व्यापक रूप से शिव की पूजा होती थी। दुर्गा, गणेश, कार्तिकेय आदि देव देवताओं की भी पूजा की जाती थी। सम्राट राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करते थे। जैन तथा बौद्ध धर्म के प्रति गुप्त शासक सहिष्णुता रखते थे, मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। अब देखिए क्या है, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रशासन व्यवस्था उत्तम थी। राजा को प्रशासन में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद सदस्यों की एक नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती थी। जिसकी योग्यता वैसे उनकी नियुक्ति होगी। धर्म या जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होती थी, केवल और केवल योग्यता को ही महत्व दिया जाता था। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था, जिन्हें मुक्ति कहते हैं। जो साम्राज्य थे उनको प्रांत में बांटा गया, जिन्हें मुक्ति कहा गया।
उपरिक महाराज मुक्ति का प्रशासन चलता था। जिलों में प्रांतों का विभाजन किया गया था। जिलों में किसका विभाजन किया गया था बच्चों? प्रांतों का विभाजन किया गया था। जो विषय कहलाते थे, विषय का प्रशासक विषयपति होता था। विषय का प्रशासक कौन होता था बच्चों? विषयपति होता था। अनेक गांवों को मिलाकर एक जिला बनता था। गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। गांव का मुखिया क्या कहलाता था बच्चों? ग्रामिक। गांव में बुजुर्गों की एक समिति होती थी। नगरों के प्रशासक को नगरपति कहते थे। नगर के प्रशासक, नगर को संभालने वाले शासक, उसे नगरपति कहते थे। और गांव का मुखिया ग्रामिक। और बच्चों, दीवानी और एवं फौजदारी को दो प्रकार के कानून थे। दीवानी और फौजदारी दो प्रकार के कानून थे। दो चोरी डकैती जैसे अपराध फौजदारी तथा संपत्ति संबंधी विवाद दीवानी कानूनी के अंतर्गत आते थे। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, राजस्व। समस्त भूमि का राजस्व स्वामी, समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। भूमि की उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में दिया जाता है। जैसे मान लो आपके 6 पूरे भाग 6 हैं, 6 में से 1 भाग आपको राजा को कर के रूप में देना पड़ेगा। जिसे भाग कहते थे, उस कर को क्या कहते थे बच्चों? भाग। कर की अदायगी नगद एवं वस्तुओं के रूप में की जाती थी। व्यापार और शिल्पों पर भी कर लगता था। कर राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत था। मुख्य स्रोत क्या था राजस्व प्राप्ति का? कर ही था। तो बच्चों, अब उसके बाद समाज देखते हैं कैसा था। अधिकतर लोग गांव में रहते थे। उनका जीवन सादा सादा सरल था। जाति व्यवस्था जटिल थी। अछूत तुच्छ कार्य करते थे तथा नगर के बाहर। जो अछूत थे बच्चों, वह तुच्छ, छोटे बड़े, सफाई करना, नाले साफ करना, मैला उठाना, और बच्चों जो चिता का संस्कार था उसके कार्य करना, सभी बच्चों ये सारे काम करते थे। और नगर के बाहर थे, उन्हें बिल्कुल भी कोई छूता नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। विधवाओं पर अनेक प्रकार के बंधन थे। सती प्रथा का आरंभ हो गया था बच्चों इस वक्त। और मध्य प्रदेश, जो एरन, एरन कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में 510 ईस्वी में सती होने का उल्लेख मिलता है। स्त्री धन के अतिरिक्त स्त्रियों को संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जो उसके गहने वगैरह थे, केवल उन्हीं पर उनका अधिकार था, और उसके अलावा कोई अधिकार उनको प्राप्त नहीं थे स्त्रियों को। उसके बाद बच्चों, चालुक्य एवं पल्लव वंश, उनके बारे में पढ़ते हैं। जिस समय उत्तर भारत में हर्ष का शासन था, उस समय विंध्य व कृष्णा नदी के बीच क्षेत्र में चालुक्य एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरा। ये शासन मजबूत होता गया। उसकी राजधानी उत्तरी मैसूर में वातापी, जो कि बच्चों बादामी भी जिसे कहा जाता था, वह थी। पुलकेशिन द्वितीय। अब बच्चों, पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? आइए समझते हैं। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। मतलब बच्चों, जो कौन से वंश थे ये चालुक्य वंश के सम्राट थे। एहोल में, जो कि मध्य प्रदेश में है, एक जैन मंदिर की दीवारों पर एक प्रशस्ति उनकी फतेह की व्याख्या करती है। दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित यह प्रशस्ति नर्मदा नदी के किनारे पर हर्षवर्धन पर उसकी विजय को दर्शाती है। मतलब बच्चों, जो रवि दरबारी थे, उनके कौन थे? रवि कीर्ति। उन्होंने क्या किया? रचित की प्रशस्ति नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन पर उन्होंने किस तरीके से विजय प्राप्त की, वह उसका उल्लेख वहां मिलता है। वह यह भी दर्शाते हैं कि उसके पास विशाल नौसेना थी, यानी कि जल में चलने वाली नौसेना। पुलकेशिन के साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक एवं उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर के दक्षिण में पलर नदी तक था। कितना विशाल साम्राज्य था बच्चों। आप देख सकते हैं, ह्वेनसांग ने पुलकेशिन के दरबार में उपस्थिति दी थी। ह्वेनसांग अब यहाँ भी आया था बच्चों, उसके दरबार में भी। वह चालुक्यों की शासन व्यवस्था से प्रभावित था, और जो चालुक्य वंश था, उनकी जो शासन कला थी, उससे बहुत ज्यादा ह्वेनसांग यहाँ पर प्रभावित हुआ। उसके बाद चालुक्यों व पल्लवों में प्रतिद्वंदिता। चालुक्यों द्वारा शासित क्षेत्र उपजाऊ था एवं इसके पश्चिमी व पूर्वी तटों पर बंदरगाह बने हुए थे। इसने फारस, अरब, लाल सागर के बंदरगाहों एवं दक्षिण पश्चिम एशिया के साथ व्यवहार को बढ़ावा दिया। पल्लव, जो कांचीपुरम से आधुनिक तमिलनाडु, जिसको आप आजकल तमिलनाडु बोलते हैं बच्चों, उसको कांचीपुरम था पहले नाम, कर्नाटक के कुछ भागों एवं आंध्र प्रदेश पर शासन करते थे। इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए लड़े, जिससे परिणाम स्वरूप निरंतर लड़ाइयां होती थी। ठीक है बच्चों, लगातार वहां लड़ाइयां होती रहती थी। अब आगे देखिए, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला एवं वातापी पर कब्जा कर लिया।
पुलकेशिन के वंशजों ने पल्लवों को हराकर वातापी को मुक्त कराया एवं चालुक्यों की प्रतिष्ठा को पुनः यानी कि दोबारा से स्थापित कर दिया। ठीक है, अब पल्लव शासक ने जो नरसिंह वर्मन थे उन्होंने क्या किया, पुलकेशिन द्वितीय को मार डाला एवं वातापी पर पूरा अपना कब्जा कर लिया। पुलकेशिन वंशजों ने पल्लवों को हराकर वातापी को मुक्त कराया दोबारा से और एवं चालुक्यों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। ठीक है बच्चों, वातापी के चालुक्यों को एक अन्य दक्कन की शक्ति जिसको राष्ट्रकूट ने सिंहासन से हटा दिया था। चोल वंश के राजाओं ने पल्लवों का दमन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जो चोल वंश था उसका दमन किसने कर दिया, पल्लवों का, सॉरी, जो चोल वंश के राजाओं ने क्या किया बच्चों, किसका दमन किया, जो पल्लव जो वंश था उनका पूरा तरीके से दमन कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। अब उसके बाद देखिए बच्चों, अब पाठ के बाद इसके कुछ मुख्य बिंदु को दोहरा लेते हैं। मगध जो कुषाण युग के दौरान अपनी महत्ता को खो चुका था, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में पुनः दोबारा से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त की मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों की जानकारी हमें मेहरौली, मथुरा, सांची, उत्तरगिरी, उदयगिरी आदि के अभिलेखों से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे कि शासनकाल में एक चीनी यात्री आया, उसका नाम क्या था बच्चों, फाहियान भारत आया। हर्ष के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण नर्मदा नदी तक, एक पश्चिम में पंजाब से पूर्व में बंगाल तक फैला। ठीक है, पुलकेशिन के वंशजों ने पल्लवों को हराकर वातापी को मुक्त कराया एवं चालुक्यों की प्रतिष्ठा को पुनः फिर से स्थापित किया। गुप्त शासकों ने संस्कृत को अपनी राजभाषा बनाया तथा शिल्प लेखों और सिक्कों में इसी भाषा को उत्कीर्ण करवाया, उभराया। अब बच्चों, आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, सूर्य की परिक्रमा करती है। इससे पहले हमें यह पता बिल्कुल भी नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। वह क्या थी बच्चों, वह एक तरीके से पुरुषों के बाद हीन दृष्टि से देखी जाती थी इस समय काल में। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको यह सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीजों को आपने अच्छे से सीखा होगा। तो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।